सभी को मेरी नमस्ते। आज पंचनद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र हिसार द्वारा आयोजित ई गोष्ठी में आदरणीय डॉक्टर जगबीर सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर कुटियाला जी, श्री ज्ञानचंद जी, प्रोफेसर सुरेश चंद्र गोयल जी, मोहित कुमार जी, प्रोफेसर एन.के. बिश्नोई जी, प्रोफेसर के.सी. अरोड़ा जी और दूसरे सभी उपस्थित महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और ऑर्गेनाइजर को खास तौर पर मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इसमें निमंत्रण किया और मुझे मौका मिला कि आपसे कुछ इस विषय पर भी मैं सुनूंगा। थोड़े विचार आपने जरूर बताऊंगा, किंतु ये एक सबसे पहले धन्यवाद भी मैं करूंगा क्योंकि आज के समय में जो इस ऑर्गेनाइजर ने एक विषय चुना है चर्चा के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इन द सेंस क्योंकि महत्वपूर्ण विषय वही होता है जो हर समय हमारे मन में होता है, जो तनाव पैदा करता है। और जब तनाव पैदा होता है तो स्वाभाविक है उस तनाव का असर बाहर की दुनिया पर असर पड़ता है, अपने जीवन शैली जो कार्यशैली है उस पर असर पड़ता है। और अगर तनाव बढ़ता है और हर नागरिक में, और खासकर जब दो देशों के नागरिकों में, तो उसके फिर दूसरे दूरगामी परिणाम आते हैं। और उन दूरगामी परिणामों में एक आर्थिक जो एक हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर भी मतलब एक असर आना स्वाभाविक है। अब जब हम आर्थिक की बात करते हैं, भाई भारत चीन में जो आर्थिक युद्ध है, देखिए दोनों ही देश आज के दिन प्रगति के पथ पर है। दोनों की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज सारा विश्व देख रहा है कि ये देश के बीच में, दोनों के बीच में क्या संबंध है। अगर हमारे संबंध बिगड़ते हैं, तनाव होता है, तो सारे विश्व पर इसका असर पड़ता है। ये दोनों देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े हैं और दोनों देशों में जितने आज के दिन युवा हैं, काम करने वाले हैं, तो शायद इतने दूसरे देशों में नहीं हैं। जितने उद्योग और जितनी तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं, शायद दूसरे देश नहीं हैं। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि केवल भारत एक ऐसा देश नहीं है जो चीन के साथ संबंध पर ध्यान ज्यादा दे रहा है, बल्कि पूरा दुनिया ही ऐसा कर रही है। प्रत्येक देश अपने बातचीत के नियम और शर्तों को अपने हिसाब से फिर से तय करने पर मजबूर हो रहा है। और भारत ने अपने बिल्कुल दो टूक शब्दों में ये स्पष्ट एक चेतावनी दे दी है कि हमारा देश संपूर्णता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा। पिछले दिनों से बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कितना तनाव है। दाख में तनातनी के बीच भारत ने चीन को कारोबारी रिश्ते को लेकर चेतावनी दे दी है। विदेश सचिव हमारे माननीय श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने कहा कि बीते कई दशकों से हमने जिस सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना किया, उनमें से चीन के साथ सीमा पर बने रहना मौजूदा हालत में बहुत ही गंभीर है। चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब तक हमारे सीमा क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, तब तक हमारे कारोबारी संबंध सामान्य रूप से नहीं चल सकते। सीमा पर जो हो रहा है उससे दोनों देशों के बीच सामान्य द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होंगे। सीमा के हालात और दोनों देशों के रिश्ते परस्पर आपस में बहुत गहनता से जुड़े हैं। कहाँ असर पड़ता है, थोड़े से कुछ सेक्टर में बातचीत करूंगा। एक तो हमारा ऑटोमोबाइल सेंटर है, क्योंकि भारत में आज के दिन जो प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो चीन से बहुत सामान आयात करती हैं
और आज के दिन वो भी इसके विकल्प के तलाश में जुट गई हैं। कार उत्पादन में जैसा कि हमारी सबसे अधिक हिस्सा जारी रखने वाली मारुति सुजुकी ने भी अपने वेंडर से चीन से आयात होने वाले पार्ट्स और कंपोनेंट की जानकारी साझा करने के लिए बोल दिया है। और सरकार का मानना है कि आयात होने वाले कई पार्ट्स और कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में ही किया जा सकता है। हाल में ही ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर के साथ होने वाली बैठक में भारत में पूरी तरह से ऑटो पार्ट के निर्माण में विकल्प तैयार करने की बात कही गई है और भारत सालाना $15 अरब के ऑटो कंपोनेंट का आयात करता है, जिसमें से चीन की हिस्सेदारी लगभग $4 अरब की है, जो कि काफी ज्यादा है। मतलब ग्राउंड फ्लोर की छत के तो ऊपर आपको बैठने की जगह मिलेगी। मारुति नहीं, अन्य कंपनियां भी चीन से आयात को कम करने की रणनीति बना रही हैं और ऑटो कंपनियों के मुताबिक ऐसा नहीं है कि होने वाले जो नए पार्ट्स है को भारत में नहीं बनाया जा सकता, बल्कि बड़े आसानी से ये दूसरी जगह से भी अगर जरूरत पड़ती है तो आयात किया जाएगा। एक दूसरा बहुत बड़ा व्यापार है खिलौना व्यापार। 4 बजे मीटिंग थी वाइस चांसलर से। भारतीय बाजार में चीनी खिलौना कंपनियों का दबदबा खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। अच्छा, आपका ध्यान। और जो यमुना एक्सप्रेस है, खासकर हरियाणा और यूपी का लगता जो क्षेत्र है, वहां पर देश का बहुत बड़ा एक टॉय क्लस्टर बनने जा रहा है। इसके लिए ऑल इंडिया टॉय एसोसिएशन के अधिकारियों की सरकार से बातचीत भी पूरी हो चुकी है और लगभग एसोसिएशन के करीब 70 इकाइयों को वहां पर अपनी सहमति उद्योग लगाने की सहमति जताई है। अब हालांकि सरकार की मंशा है कि टाई मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर केवल एक क्षेत्र में विशेष तक सीमित ना रहे, बल्कि कई क्षेत्रों में ये उभर कर आए और इस पॉलिसी में उत्पादन इकाइयों को भी अधिकतम लाभ देने की योजना है, जिससे आकर्षित होकर भारत में एनसीआर के तमाम शहरों में संचालित होने वाली करीब 150 टाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तत्काल स्थापित हो सकेंगे। ये क्या हो गया, छोटा गया। अब एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में लाभ भी मिलेगा। कई सरकार की पॉलिसी हैं, जैसे कि पॉलिसी में लैब रिबेट है, कैपिटल सब्सिडी है, स्टाम्प ड्यूटी पर छूट है, लोन सब्सिडी है, आर्ट एंड मशीनरी में सब्सिडी है। इस तरह से अगर ये पॉलिसी के तहत हम उद्योग लगाएंगे तो वो जरूर जो हमारा खिलौना बाजार है अपने आप में ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। एक इस कोरोना काल में वेंटिलेटर ये बहुत मतलब आयात करते थे यूरोपीय देशों से। अब मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर मतलब ये वेंटिलेटर बन रहे हैं और कोरोना संकट आने के बाद केंद्र सरकार से 500 से अधिक वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं। अब चीन से आने वाले टेक्सटाइल आइटम पर भी रोक लगाने की सरकार सोच रही है। फिलहाल शायद जल्दी ही ये फैसला हो सकता है, क्योंकि आयातित चीन से जो आयातित टेक्सटाइल आइटम के शुल्क में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, बाद में पूरी तरह से इन आइटम के आयात पर रोक लग सकती है। टेक्सटाइल उद्योग के जुड़े उद्यमियों के मुताबिक चीन से टेक्सटाइल आइटम में आयात में जितनी कमी आएगी, घरेलू स्तर पर उस आइटम का उत्पादन उतना ही अधिक होने लगेगा। ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत ने चीन से $4 अरब के टेक्सटाइल आइटम का आयात किया। इस दौरान भारत ने चीन से $46 करोड़ का सिंथेटिक यार्न तो $36 करोड़ का सिंथेटिक फैब्रिक का आयात किया था। चीन से इस अवधि में $14 करोड़ का जीपर बटन और हैंगर जैसे उत्पादों का आयात किया गया, जो गारमेंट को तैयार करने में इस्तेमाल हो। ये आपका बेस्ट है। एक भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम आपने पिछले दिनों में देखा है कि भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए
अब तक 224 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें पबजी, टिकटॉक, कैंप स्कैनर और वीचैट जैसे ऐप शामिल है। आपको बता दें कि सरकार ने सबसे पहले जून में टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया था और उसके कुछ समय बाद 47 अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। एक चीन पर चोट करने के लिहाज से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करना बेहद जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने का जो ये आत्मनिर्भर भारत है, ये हमारे देश की दशा को बदल देगा और ये ऐसी दशा बदलेगा कि सारा विश्व इससे चकित होगा। और कई मायनों में जब आत्मनिर्भर भारत होगा और आपने जो भी यहाँ के संस्कार हैं, जो यहाँ के रीति रिवाज हैं, जिनकी जो संस्कृति है भारत की कितनी मजबूत है, तो उभर कर जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले समय में उसमें काफी बदलाव आया है। 1 मिनट के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा सर, क्षमा करें। सतीश सिंगला जी, आपका माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, आपका माइक नहीं ऑफ हो पा रहा है। सतीश सिंगला जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आप सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या प्लॉट है, क्या वो है। अगर आप 3D की बात करोगे, इसका मतलब 3D में तो सारा कुछ ही फाइनल है। आ रही है जी सभी को? हाँ जी, मैं शुरू कर सकता हूँ जी। हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर भारत जैसे ही बनेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जैसे ही हम पूरा करेंगे, तो इससे सारा विश्व चकित रहेगा, क्योंकि उस दिशा में हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी तरफ हर देश देख रहा है। जो पिछले दिनों से हमारी संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारे देश में प्रचलित वेदों के द्वारा जितने भी हमारे संस्कार जो मजबूत हुए हैं, अगर वो और बलपूर्वक हमारे देश में होंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत विश्व गुरु हो। और उसमें इस आत्मनिर्भर का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, किंतु कई मोर्चों पर अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें सबसे अहम आयात और निर्यात के बीच करीब जो दोगुना अंतर है उसको कम करना है। भारत का सालाना आयात लगभग $620, तो निर्यात महज केवल $330 ही है। और जो चीन से व्यापार घाटे का अंतर जरूर चिंताजनक विषय है। पिछले वर्ष चीन से $75 अरब का आयात और $18 अरब के निर्यात का आंकड़ा कोई ठीक आंकड़ा नहीं है, इसे हमें और सुधारना पड़ेगा। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और ये कोई हम जानते भी हैं कि क्षमता के मामले में कई बार जो अच्छी तरह से नहीं जानते, जिसको अवेयरनेस नहीं है, वो कह देते हैं कि चीन हमसे काफी आगे है। नहीं, आज के दिन हम चीन से कहीं भी किसी भी मामले में पीछे नहीं है, कोई भी क्षेत्र हो। और पिछले 5-7 सालों से तो इतना हम आगे बढ़ रहे हैं कि चीन भी पूरा मजबूर है और इस मजबूर में, इस हताशा में वो ऐसे काम कर रहा है कि कुछ तनाव पैदा करके, कुछ और दूसरी चीजें पैदा करके भारत का ताकि मनोबल गिरे, किंतु ऐसा नहीं होने वाला। ये भारत की जनता अब जान चुकी है कि चीन का उद्देश्य क्या है। सत्ता के मामले में हमें गौर करना चाहिए कि खुद को अगर हम आत्मनिर्भर बना लेंगे तो ये एक बहुत ही उल्लेखनीय हमारी उपलब्धि होगी। जब हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा ही नहीं बल्कि प्रतिभावान कार्यबल भी है। मैं ये इसलिए भी कह सकता हूं
कि जहां भी मैं गया, जिस कंट्री में जो डेवलप्ड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका ये फ्रांस है या यूएसए है, दूसरे जितने कंट्री डेवलप हैं, जहां बढ़िया काम जिस इंस्टीट्यूट में होता है, मेरी इच्छा थी कि मैं ये बेस्ट ज़्यादातर तो मैं एग्रीकल्चर के विषय में ही काम देखने जाता था। तो वहां पर मैं एक चीज अवश्य पाता था कि जहां भी बढ़िया काम मिला तो वहां पर काम करने वाले भारत के साइंटिस्ट मिले, या उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं भारत में या पढ़े हैं या भारत में काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां भी अच्छा काम है तो वो भारत के साइंटिस्ट आज बाहर के विदेशों में कर रहे हैं, और उनका असर यहाँ पर बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। हमारे आज के बच्चे जो बाहर हैं वो भी थोड़ा सोचते हैं कि आज जो ये तनाव है ये ठीक नहीं है। तो इसलिए बहुत सी मतलब बहुत सी पॉपुलेशन जो बहुत ही अच्छा वहाँ कर काम कर रहे हैं, वो आज भारत की दशा को देखते हुए भारत की एक सौपन मतलब जो उनके मन में था उसको देखते हो कि भारत इस तरफ बढ़ रहा है, वो वापस भारत आने की सोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि होगी जब हमारे इतने युवा और इतने काम करने वाले तो वापस हमारे भारत में आके काम करेंगे, तो निश्चित ही हम सारे विषयों को हरा पाएंगे अपने सभी क्षेत्रों में। और खासकर जो चीन के साथ हमारा ये आर्थिक युद्ध है, इसमें हम अवश्य ही जीत पाएंगे। अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी शुरुआत आज की हमारी इस गोष्ठी को दी है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं, बीच में कुछ तकनीकी कारणों के कारण हम हमारे कुछ सदस्यों को म्यूट नहीं कर पाए थे। इसके लिए आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है सर। आपका उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद सर। अब गोष्ठी में आगे बढ़ते हुए मैं आज के हमारी गोष्ठी के प्रस्तोता प्रोफेसर एन.के. बिश्नोई जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वो अपनी प्रस्तुति दें। प्रोफेसर एन.के. बिश्नोई जी। एन.के. बिश्नोई जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज माइक ऑन करके बोलिए सर। जी सर, अब आइए। सॉरी। सभी को धन्यवाद। आदरणीय एचयू के कुलपति प्रोफेसर समरपाल सिंह जी, हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर कुठियाला साहब, गोयल जी, जगवीर जी, जीसी बंसल जी और सभी प्रबुद्धजन यहाँ पे जो उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आभारी हूँ इस शोध संस्थान का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात यहाँ पे रख सकूँ। और इस टॉपिक पे जो बहुत ही आजकल जैसे कि अभी बताया हमारे माननीय वीसी साहब ने कि बड़ा रेलेवेंट जो ज्वलंत टॉपिक है ये, जिसके ऊपर चारों तरफ चर्चा चल रही है और सभी व्यक्ति इसमें एक तरह से मन में है कि हम समझें क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको एक जो मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके एंगल से रखना चाहूँगा। और उसमें मैंने थोड़ी सी आज हिस्ट्री की भी मदद ली है, लेकिन वो सारा इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड चीजें हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको आज अलग ढंग से पेश करने के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। और इस टॉपिक की मैं शुरुआत करूंगा जापान से, क्योंकि जापान एक देश है, एक देश है। तो जापान में 1609 में वहां पे समुराई थे और समुराई ने शासन स्थापित कर लिया अपना एक तरह से। वहां के राजा को
राजा के सारे काम जिम्मेदारी समुराई ने अपने ऊपर ले ली थी और उसके बदले में वो 2 तलवारें बांधते थे। 1609 में ये शुरुआत हुई और उन्होंने कहा कि हमारा समाज दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है और हम दुनिया के दूसरे देशों से ज्यादा संपर्क नहीं रखेंगे। ये व्यवस्था जापान बड़ा प्रॉस्परस हो गया, बहुत तरक्की कर गया, बड़ा मजबूत सोसाइटी थी और 1609 से लेके 1853 तक ये व्यवस्था जापान में चलती रही और जापान वाज ए वेरी प्राउड सोसाइटी और एक प्रॉस्परस सोसाइटी। तो वो प्राउड भी, प्रॉस्परस भी और उनका सिस्टम ऑर्डर मेंटेन है, सब कुछ बहुत ठीक ठाक था। 1853 में अमेरिका से एडमिरल पेरी नाम के वो एडमिरल थे, नौसेना के एक बेड़े को लेके वहां पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे तोप से गोलाबारी शुरू कर दी बिना किसी चेतावनी के जापान के ऊपर, टोक्यो में। अब जब गोलाबारी हुई तो जापानीज तो तलवार लेके चलते थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई ये आग कैसे बरस रही है आसमान में से, और वो भौचक्के रह गए, परेशान हो गए। और वो उन्होंने काफी बम्बार्डमेंट के बाद में वो एडमिरल पेरी वहां पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई देखो, या तो आप मेरी बात मानो वरना मैं आपके ऊपर फिर से और ज्यादा ये बम्बार्डमेंट करूंगा। और इस तरह से जापानीज का वहां तब तक ये था पिछले 250 साल में कि अगर जो कोई फॉरेनर आता था तो वो उसको मार देते थे, या कोई जापानीज बाहर जाने की कोशिश करता था वो उसको भी पनिश करते थे। तो यहाँ पे एक आदमी आया जो अपनी ताकत के साथ में उसने जापान में एंटर किया और कहा कि आपको, उसने अपनी शर्तें लगाई। और देखिए, आप एक चीज इसको अच्छी तरह समझ लें, इसलिए मैंने ये इकोनॉमिक्स का होने के नाते ये टॉपिक आज जिस ढंग से मैं रख रहा हूँ कि जितने भी व्यापार होते थे वो ताकत के बल पे होते थे। तो अब इंग्लैंड ने भारत में भी क्या, भी मैं बताऊंगा आपको, तो जापान की बात हम पहले कर लेते हैं। तो उन्होंने ताकत के बल पे एक संधि की जापान के राजा से और समुराइज के हेड से, और कहा कि जापान जो है अमेरिका को अधिकार देगा कि वो अमेरिका का इंटरनेशनल व्यापार कर सके, अमेरिका वाले अपना सामान जापान में बेच सकें और उसको कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी, टैक्स भी कम लगेगा या नहीं लगेगा, इस टाइप की कुछ बातें। एडमिरल पेरी टोक्यो में 6 महीने रहे और उन्होंने, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ही वाज द किंग ऑफ जापान, और वो बड़ा ह्यूमिलेट किया उन्होंने जापानीज को। अब फर्क आप देखें कि जब 1853 के लास्ट में नवंबर दिसंबर में एडमिरल पेरी वेंट बैक, उनके जाने के बाद में समुराई सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मीटिंग की, बड़ी इमरजेंसी मीटिंग, जब वो चले गए एडमिरल पेरी। और उन्होंने मीटिंग में बड़ी बेबाकी से कहा कि भाई देखिए, हम समुराई थे और हमने जिम्मेदारी ली थी कि हम जापान के ऑर्डर को, वहां की वैल्यूज को, वहां के कल्चर को प्रिजर्व करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट सक्सीड, वी रादर फेल्ड इन दिस। तो उन्होंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने के बाद में कहा कि भाई हमें समझना ये पड़ेगा कि हम फेल क्यों हुए। तो जब उन्होंने बहुत चिंतन किया तो वो निकला नतीजा उनका कि हम फेल इसलिए हुए कि हमारे पास पैसे तो थे, हम प्रॉस्परस हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत अच्छी नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी चीज है कि भाई ये इनके पास में ये गोले हथियार कहाँ से आए, शिप कहाँ से आए, स्टीम के इंजन है इनके पास में, शिप चलते हैं, इतने बड़े बड़े समुद्र को चीर के यहाँ तक आ जाते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया 1853 में कि जापान में जो भी प्रमुख वर्ग है समुराई के, समझ लीजिए ये जो भी संभ्रांत वर्ग जो एरिस्टोक्रेट कहलाते थे जापान के, उनको उन्होंने कहा कि आज से आपकी देशभक्ति का नया पैमाना होगा और वो पैमाना हुआ कि अपने बच्चों को आप टेक्नोलॉजी में मास्टर करेंगे और खुद भी मास्टर होंगे टेक्नोलॉजी में। ये सारी हिस्ट्री की बात मैं आपको बता रहा हूँ जो रिकॉर्डेड में है। 1853 में सभी जापानीज स्टार्टेड सेंडिंग देयर वार्ड्स टू यूरोप एंड अमेरिकन बेस्ट यूनिवर्सिटीज, और आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने 15 साल में वहां की सारी, जो दुनिया की सारी अच्छी चीजें पता करके, बेस्ट प्रैक्टिसेस पता करके अपने जापान में वो इस टाइप के एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया जिससे कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर सके। 1818 में, वो 68 में, 1868 में, काफी लोग जानते होंगे, उसको बोलते हैं निजी रेस्टोरेशन, जो राजा को द्वारा से स्थापित किया गया, समुराई का हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म हो गया और एक नया ढंग का सिस्टम बना जापान में 1868 में। और आप देखें 1868 से लेके 1900, कोई 2 तक बोलता है, 4 तक बोलते हैं, अगले 35 साल में, 37 ईयर्स में जापान का बहुत तेजी से तरक्की हुई, बहुत तेजी से विकास हुआ आर्थिक रूप से। और ये हालत हुई कि जब 1904 में जापान का रसिया से युद्ध होता है तो रशियन नेवी को जापानीज नेवी डिफीटेड वेरी बैडली। तो
तो यूरोप की किसी पावर को एशियन पावर ने मॉडर्न वारफेयर में विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर जो कोई एक ओवर डिफीट दिया तो इट वाज द जापान वे बैक 1904-5। तो ये बात मैंने इसलिए बताई, यहाँ पे शुरुआत की है कि नंबर एक, आर्थिक रूप से डेवलप होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी में डेवलप होना भी इतना ही जरूरी है। और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है उसके बहुत सारे पैमाने हैं। अभी मैं आपको दूसरी जगह लाता हूँ। यहाँ पे हम लोग भारत की काफी बातें करते हैं वास्को डी गामा की। जब वास्को डी गामा आया 1498 में भारत में, तो 1498 में उसने, देखिए ये जो वास्को डी गामा वगैरह एडवेंचरस लोग थे और बड़े बेड़े लेके चला करते थे। तो जब वो आया यहाँ पे, उसने व्यापार करने ही आते थे ये लोग, लेकिन होते बड़े वैसे थे, मतलब झगड़ालू और हथियार लेके चलना। तो कालीकट में जब वो उतरे तो दे स्टार्टेड मेकिंग सम न्यू सेंस वास्को डी गामा ने। तो वहां पे राजा थे जमोरिन ने, बड़े मजबूत राजा थे, ताकतवर राजा थे। उनके जो शहर कोतवाल थे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया वास्को डी गामा को, ले जाके राजा के सामने पेश किया। राजा ने इनको पनिश कर दिया, सारे सामान छीन लिया इनका, इनके आदमी को कहा इनको पनिश करो। तो वास्को डी गामा को उन्होंने पनिश किया, सारा सामान छीन लिया। लेकिन हुआ ये कि जब वास्को डी गामा ने उनसे माफी मांग के कहा कि जी मैं अगली बार व्यापार में आऊंगा तो और अच्छे अच्छे सामान गिफ्ट ला के दूंगा आपको, इस शर्त पे वास्को डी गामा को उन्होंने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वास्को डी गामा वहां से जैसे ही वापस गया, तो जो एडमिरल पेरी ने किया था ऑलमोस्ट सेम थिंग वाज डन बाय वास्को डी गामा। और उसने समुद्र में जाके वहां से उसने भी वहां पे गोलाबारी शुरू कर दी। अब जब गोले गिरे आके उसमें कालीकट में, तो राजा को चिंता हुई। और उसके बाद में आपको ताज्जुब होगा, व्हाट आई एम सेइंग इज, तलवार नहीं, हथियारों के बल पे वास्को डी गामा ने भारत में व्यापार की एंट्री की। और पुर्तगालियों की ताकत इतनी थी, आप देखें कि जब अकबर भारत पे राज कर रहा था, अकबर की मदर बेगम फातिमा को हज करने के लिए जाना था। तो उन्हें पुर्तगालियों से, जो सूरत में भड़ौच में उनकी हेडक्वार्टर होता था, उनसे परमिशन लेके वो समुद्र के रास्ते से जा पाया। उन्होंने ऐसा कर रखा था कि भारत से जो भी पहले भारत से व्यापार होता था इराक और सऊदी अरब और नॉर्थ अफ्रीका तक, लेकिन उन्होंने उसको भी कंट्रोल कर लिया और ताकत के बल पे कंट्रोल कर लिया था। तो माय पॉइंट इज कि इकोनॉमिक्स और ताकत दोनों साथ साथ चलती हैं। जिसके पास ताकत होती है वो अपने से कमजोर को दबाने के लिए आर्थिक चीजों का भी इस्तेमाल करता है और हथियारों का भी इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है, बाकी चीजों का भी इस्तेमाल करता है। तो ये सबसे पहली मेरी जो एक सेंस था, आई वांटेड टू शेयर, कि भाई यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर जो हमें किसी देश का मुकाबला करना है, तो हम कभी भी दूसरे की टेक्नोलॉजी के ऊपर, दूसरे की नॉलेज के ऊपर, दूसरे के सामान के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। तो भारत के साथ में अब मैं आता हूं जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में देखिए, अभी जैसे वाइस चांसलर साहब ने कहा, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक दुनिया की महाशक्ति है इस समय और बहुत मजबूत देश है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि काफी लोग ऐसे हैं, मैं समझता हूं, मैं बातचीत भी होती रहती है, वो कहते हैं भाई जीडीपी सही पैमाना नहीं है। लेकिन आप इसको देखें कि एक और पैमाना आप उसको देखें, सीधे सीधे जो हार्ड मनी में आता है, जो 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 फैक्ट्स है, भारत का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसके डिफेंस के ऊपर, हम केवल डिफेंस की बात में फिलहाल कर रहा हूँ कुछ वजह से, बाद में बाकी टॉपिक पे आऊंगा, तो वो है 10 से 12 बिलियन डॉलर। ये मैं हायर साइड में कह रहा हूँ। भारत का रक्षा बजट जो 70 से 80 हजार करोड़ रुपए के हर साल हम नए हथियार भारत में खरीदते हैं। टोटल बजट तो 3.5 लाख करोड़ का है, लेकिन उसमें सेना को, आर्मी का वो चला जाता है, पेंशन का ही है 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया तनख्वाह का है, बाकी और भी खर्चे हैं, मेंटेनेंस का है। तो करीब करीब हम 70-80 हजार करोड़ रुपए के नए हथियार खरीदते हैं हर साल। चाइना हमारा 10 बिलियन डॉलर है। अगर तो हम चाइना की बात करें तो उसकी हम जीडीपी को ना माने तो, लेकिन ये हार्ड एक रियलिटी है जो हमारे सामने है। चाइना साल 200 बिलियन डॉलर के वो हथियार खरीदने की ताकत रखती है उसकी सेना, चाहे वो चाइना से खरीदें, रशिया से खरीदें या कहीं और से खरीदें, लेकिन उसकी सेना इतने हथियार हर साल पीछे खरीद रही है। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में हर साल 700 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे जाते हैं। तो देखिए, हथियार से ताकत आई, लेकिन ताकत के लिए पैसा चाहिए था, और वो पैसा आया सरकार के पास में, जो कि पब्लिक। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में हम भाई फंडामेंटल एक बात करते हैं
और वो ये है कि जब देश की आय बढ़ेगी, उस आय में से सरकार को अपना हिस्सा मिलेगा टैक्स के रूप में, और उस हिस्से को सरकार खर्च करेगी, हथियारों के ऊपर भी खर्च करेगी, टेक्नोलॉजी पे भी खर्च करेगी, यूनिवर्सिटीज पे भी खर्चा होगा, हेल्थ के ऊपर खर्चा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर सारे काम जो है सरकार को उसी में से करने हैं जो सरकार के पास में पैसा आता है। तो उस अब भारत में, जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल भारत की अगर जो हम देखें जीडीपी, तो भारत की जीडीपी है करीब 2700-2800 बिलियन डॉलर। जापान की हम जीडीपी को जब देखते हैं तो उसकी जीडीपी है 15,000 बिलियन डॉलर। तो हमसे करीब करीब वो 5 से 6 गुना ज्यादा उसके पास में जीडीपी हो जाता। इसका मतलब उसकी जो क्षमता है खरीदने की, अब उसका ज्यादा जीडीपी का क्या फायदा हो रहा है? ज्यादा जीडीपी का फायदा ये है कि जापान में चाइना अपनी यूनिवर्सिटीज को बहुत पैसा दे सकता है। टेक्नोलॉजी हमेशा यूनिवर्सिटीज में डेवलप होती है, और वहां पे आज देखेंगे कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका की यूनिवर्सिटी आज भी दुनिया में टॉप पे आती है, यूरोप की टॉप पे है, जापानीज भी हैं, और अब चाइना की यूनिवर्सिटी भी टॉप में आ रही है। तो जब एक टॉप की यूनिवर्सिटी हमें बनानी होती है, बड़ी यूनिवर्सिटी हमें बनानी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिस्पर्धा कर सके, उसके लिए हमें, आप मानिए कि हजारों हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा हमें सरकार देगी। सरकार तब देगी जब उसके पास होगा। मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको कहूं, भारत सरकार का टोटल जो बजट है, उसको हम जीडीपी के परसेंटेज में नापते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है बात करना। तो जीडीपी के परसेंटेज के सेंस में 15-16% जो है टोटल सरकार का बजट है। मैं आपको ये सारी चीजें हायर साइड में बताता हूँ जानबूझकर, जिससे कि थोड़ा सा फिर भी ठीक रहे। तो 15% जीडीपी का अगर जो हम खर्चा मान लें, तो उसमें से आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि नई शिक्षा नीति आ गई, 6% एजुकेशन को दीजिए। फिर हम कहते हैं कम से कम 3 से 3.5% मिलना चाहिए हेल्थ उसको, डिफेंस को। तो इन दोनों का मिला के हमारा करीब करीब 10% हो गया। फिर हेल्थ को भी पैसा चाहिए, रोड बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो भारत में फिर तनख्वाह भी देनी है सबको। तो इंडिया में बड़ा समस्या है वो ये है, जो सरकार, हम जैसे जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं उनका, मैं मानता हूँ एक पर ड्यूटी है उनकी सबको बाकी को बताना कि देखो सरकार के पास पैसा जो हम लोगों ने आमदनी की थी उसमें से ही सरकार को एक हिस्सा हमने अपने पैसे का दिया है। सरकार के पास में कोई अलग से पैसा कोई भी नहीं आता, और केवल पब्लिक से लेके वो सरकार अपने पैसे इकट्ठे होते हैं, उसको जो सोसाइटी के लिए जरूरी चीजें वहां खर्च किया जाता है। तो इंडिया, चूंकि भारत में 2700 बिलियन डॉलर दुनिया की चौथी, पांचवी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जब चाइना से मुकाबले की बात आती है, अमेरिका से मुकाबले की बात आती है, तो हमें अभी और चाहिए। अब हम यहाँ पे कुछ लोग कई बार सोच लेते हैं कि भाई हमने चाइना की जीडीपी की बात करके हम भारत को डरा रहे हैं या कोई निराशा व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको शायद आज तो बहुत लोगों को विश्वास ना हो भारत में, यहाँ पे सब विद्वान लोग हैं तो वो समझते हैं अधिकतर लोग। 1960 में भारत की पर कैपिटा इनकम चाइना की पर कैपिटा इनकम 1960 में जब फिगर देखते हैं तो ज्यादा थी। भारत जो था एक उससे ज्यादा डेवलप स्टेट था रिलेटिवली। वैसे तो दोनों गरीब देश माने जाते थे, लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी सी चाइना से बेहतर थी। 1960 से लेके 1990 तक, 1990 में चाइना की जीडीपी थी 360 बिलियन डॉलर, भारत की जीडीपी थी 320 बिलियन डॉलर। यानी कि चाइना और भारत करीब करीब बराबर थे। भारत की भी एक एक था ग्रोथ रेट जिससे डेवलपमेंट हो रहा था, कम थी या ज्यादा थी वो अलग मुद्दा है, और चाइना में भी जो हो रहा था। चाइना में देखिए ग्रोथ रेट में जो हम बोलते हैं पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, जो ये चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करते हैं, तो चाइना में 1990 के बाद में जो ग्रोथ का एक मैं कहूँ एक्सप्लोजन हुआ बोलते हैं हम इसको, और ये हुआ आप देखेंगे 1990 के बाद में चाइना की ग्रोथ 10%, 12%, 14%, 15% तक हो गई, और ये चलता रहा करीब करीब 25 साल, 26 साल तक। आप देखें 2016-17 तक तो चला ही है, लगातार 10 से ऊपर ग्रोथ थी। ये हुआ कि भारत और चाइना 19 में जो बराबर जीडीपी थी, पर कैपिटा इनकम इंडिया की थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन वो चाइना 2015-16 आते आते भारत से 4-5 गुना ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो ये आपको लग सकता है कि भाई चाइना में इतनी तेजी से हुआ, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी मैं आपको बता। अमेरिका जब डेवलपमेंट शुरू हुआ था, तो अमेरिका में भी ये हुआ कि मुनरो प्रिंसिपल भी कहलाता है कि भाई उन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे 1823 में
मुनरो, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं जाएगा, वो अपने आर्थिक विकास पर भी ध्यान देगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 1890 आते-आते अमेरिका एक दुनिया का विकसित राष्ट्र की एक परिभाषा बना रखी इकोनॉमिक्स में। उस परिभाषा के अनुसार अमेरिका 1890 में विकसित राष्ट्र बन गया। उससे पहले उसने अपने राष्ट्र को, अपने देश को अंदर से मजबूत करने में आर्थिक रूप से वो लगे रहे। रशिया जब 1914 में क्रांति हो गई, तो आपको जब मैं बताऊं यहाँ पे, रशिया एक डेवलप्ड कंट्री उस समय पे माना जाता था यूरोप में, वो इट वाज वन ऑफ द वेल ऑफ कंट्री। लेकिन उसके बावजूद जब ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन अमेरिका उसमें रशिया में हो गया 1918-19 में, उसके बाद में लेनिन और फिर स्टालिन, ये दोनों 1940 तक, जब तक कि हिटलर ने इनसे रशिया से लड़ाई नहीं छेड़ दी, उससे पहले 20 साल तक आप देखें तो रशिया की इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो भी 10 से 20% के बीच में है पर एनम। मतलब रशियंस वर ग्रोइंग एट इंडस्ट्री ऑफ रशिया पर्टिकुलरली वाज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, टेक्नोलॉजी ऑफ रशिया वाज डेवलपिंग वेरी फास्ट। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमें दुनिया से मुकाबला करना है, तो अपनी इकोनॉमी को और अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से डेवलप करना पड़ेगा। तो आप देखें इंग्लैंड तो पहले से ही हो गया था, बाकी कंट्रीज का भी यही था। रशिया, अमेरिका ने किया, फिर रशिया आया तो रशिया ने भी यही रास्ता अपनाया। जापान आया, जापान ने भी यही रास्ता अपनाया कि हम पहले अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, क्योंकि जब हम एक महाशक्ति बनकर दुनिया में निकलते हैं तो फिर दुनिया में हमारा कोई स्वागत नहीं करेगा। उस समय पे हमें अपने आप को पहले स्थापित करना होगा, उसके बाद में दुनिया हमारे की इज्जत करेगी। तो ये एक कटु सत्य है जिसको कि दुनिया के सभी राष्ट्रों को समझना पड़ता है। तो इस दृष्टि से देखें तो अब मैं मुकाबले के लिए की स्ट्रेटजी जो मेरे पास मैं सोचता हूँ वो उसकी आपसे शेयर करूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। भारत में अगर जो हमें चाइना का मुकाबला करना है, तो देखिए ये मुकाबला आज मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज जो हमारा चाइना से हमारे सीमाओं पे जो तनाव चल रहा है, ये युद्ध होने की संभावना मुझे तो बहुत कम लगती है, बाकी तो कुछ नहीं जानते। ऐसी दोनों सेनाएं खड़ी हैं तो कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन युद्ध एक बड़ी खतरनाक चीज है, उससे बच सके तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन भारत और चाइना का जो तनाव है, मेरी दृष्टि में कम से कम अगले 20 साल तक ये चलना है मिनिमम। और ये जो है केवल सीमाओं पे नहीं चलेगा, ये जो है दुनिया के बाजारों में चलेगा, दुनिया के बिजनेसेस में चलेगा, यूनिवर्सिटीज में चलेगा, ओलंपिक में चलेगा। जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं वहां पे हमें इसका, चाइना का और भारत एक उभरती महाशक्ति को दुनिया का मुकाबला करना पड़ता है। और ये कोई मुकाबला कोई निगेटिव सेंस में नहीं है, ये राइवलरी या कंपटीशन होता है। उसके लिए हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मेरी जो समझ है, मैंने जो द वे आई लुक एट द होल इश्यू इज कि इंडिया को अपनी जीडीपी, जिसको मैं समझता हूँ कि हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जो मैं मानता हूँ हमारी बात ठीक नहीं है। हमारी जीडीपी किसी भी कीमत 8%, 9% से अगर जो कम की दर पे ग्रो करती है, तो ये एक भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी किसी भी दृष्टि से लॉन्ग रन। अगर जो हम आज 8 या 9% की दर से डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो हम 2040 आते आते चाइना के ऑलमोस्ट फिर बराबर आ जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, युद्ध इसमें जो राइवलरी होती है, आपको सबको मालूम है कि जब अमेरिका की रशिया से, यूएसएसआर था उस टाइम पे, यूएसएसआर से राइवलरी थी, तो एक भी आपस में उनकी अमेरिका और रशिया यूएसएसआर की गोली नहीं चली थी आपस में। लेकिन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था? वो राष्ट्रपति रीगन थे, उन्होंने स्टार वार नाम से बहुत महंगा प्रोग्राम शुरू कर दिया कि अंतरिक्ष में भी हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। रशिया अमेरिका की अर्थव्यवस्था का 1/4 था। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, रशिया उसका 1/4 था यूएसएसआर। वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी खर्चा उतनी बराबर करना था लड़ाई में, क्योंकि उन्हें कंपटीशन बराबर रहना है। तो वहां इतना ज्यादा डिफेंस पे खर्चा बढ़ाना पड़ गया कि उसके बाद में उनकी पब्लिक में जो जरूरी सामानों की, जो उनको पब्लिक को जो चाहिए चीजें कंजम्पशन के लिए, रहने के लिए, उसकी कमी लगने लगी। पब्लिक संतुष्ट नहीं थी और इस वजह से रशिया में क्रांति हो गई और वो रशिया, यूएसएसआर खत्म हो गया और आज आप देखते हैं रशिया और बाकी कंट्रीज बन गए। तो ये एक आर्थिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से भी एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी देश को जब डेवलपमेंट का रास्ता आए तो उसे ऐसे रास्ते पे फंसा दो कि वो डेवलपमेंट की बात ना सोच पाए, बाकी किसी और काम में लग जाए। ये जो मैं समझता हूँ कि जो मेरी दृष्टि में ये है, जो चाइना ने जो हमारे को एक जाल फैलाया है, एक मुद्दा ये है
कि भारत का ध्यान अपने आर्थिक विकास से, अपने टेक्नोलॉजी विकास से हटे और भारत जो है वो अपना ज़्यादा खर्चा आर्थिक वो डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा करे, जिससे कि जब भारत डिफेंस पे खर्चा करेगा तो यहाँ की रोड्स के लिए बहुत पैसे नहीं होंगे, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के लिए पैसे नहीं होंगे, यहाँ हेल्थ के लिए पैसे की कमी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, मुद्दा ये नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, मुद्दा ये है कि आज चाइना की इकोनॉमी हमसे थोड़ी और ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बड़ी है तो हमें उसकी बराबरी करने के लिए खर्चा तो वहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मैं मानता हूँ एक चाइना का एक बहुत बड़ा गेम प्लान है और उस गेम प्लान के मुकाबले के लिए भारत को जिस दृष्टि से मैंने इस समस्या को माना है आर्थिक रूप से डेवलप करना। अब सवाल ये है कि हम चाइना का मुकाबला करना है, आर्थिक रूप से डेवलप होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2% की दर से ग्रो करें। तो इसमें मैं जो समझता हूँ, जो सरकार जो मोदी जी भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है और उसका हमें समर्थन करना चाहिए और वो ये है कि डेवलपमेंट के रास्ते पे जब हम चलते हैं, तो वहाँ पे देश का चाहे इंडिया वाले कोई काम कर रहे हैं, पैसा आई मीन बिज़नेस करते हैं या कोई विदेश का मुद्रा विदेशी आके पैसा भारत में लगाता है। अगर जो पैसा भारत में लगता है, तो उसका देखिए जीडीपी क्या होती है? जीडीपी बेसिकली ये है कि भारत में जब कोई विदेशी ने अपना पैसा लगाया, भारत में कोई काम शुरू हुआ, उस काम में कितने हिस्से होते हैं आप देखें, सबसे पहले तो वो जो आदमी को रोज़गार मिलेगा, वो भारतीयों को रोज़गार मिला। उस रोज़गार के बदले उनको सैलरी मिलती, वो उसका सैलरी दे दिया। दूसरा होता है वहाँ पे कच्चा माल खरीदा गया। कच्चा माल जब होता है तो कुछ भारत से खरीदा जाएगा, कुछ विदेश से खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे ये मानते हैं कि भाई विदेश से आने पे हम उस समय में ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि हम ये देखें भारत का क्या फ़ायदा हो रहा है। भारत का फ़ायदा ये हो रहा है कि विदेशी कंपनी ने कुछ सामान तो भारत से खरीदा, भारत के लोगों को रोज़गार दिया। वहाँ जो आमदनी हुई उस कंपनी की, उससे उसने सरकार को टैक्स दिया। तो जब ये इस टाइप से जब 3 चीज़ हो जाती हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ने लगती है, सरकार के पास पैसे आने लगते हैं, लोगों को रोज़गार मिलने लगता है और जब लोगों को रोज़गार मिलता है, वो बाकी चीज़ों पे खर्चा करना शुरू कर देते हैं, तो वो और अर्थव्यवस्था में तरक्की होने लगती है। तो बहुत सिंपल सा फ़लसफ़ा है ये। इस फ़लसफ़े में केवल एक ही समस्या है कि जब भी हम देशी और विदेशी पैसे का वो करते हैं कि भाई ये विदेशी कंपनी है, इसको हम भारत में नहीं आने देंगे, या विदेशी कंपनी है या भारत की कंपनी है विदेश से इंपोर्ट कर रही है, हम उसे नहीं होने देंगे। वहाँ पे फिर लोग पैसा लगाने भारत में नहीं आएँगे। क्यों नहीं आएँगे? कि अभी आप देखें कि जब कंपनियाँ निकलती हैं विदेश से, अब जैसे आपने सुना होगा, मैं आपको एक बहुत फेमस केस बताता हूँ। आईफ़ोन कंपनी जो है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल कंपनी और उसका $1000 बिलियन की एक कंपनी है केवल। ये आईफ़ोन जो बनता है, ये एक ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। उन्होंने उसको ठेका दे रखा है कि भाई आप हमें फॉक्सकॉन वाले मैन्युफैक्चरिंग करके हमें फॉक्सकॉन कंपनी देगी। फॉक्सकॉन कंपनी जो है वो उसने कारखाना लगा रखा है इनका आईफ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना लगा रखा है चाइना में। और चाइना में कारखाना है, लेकिन आपको देखिए छोटा-सा फ़ोन लगता है, उस फ़ोन के अंदर बहुत सामान लगते हैं, कीपैड अलग हुआ, उसका टच स्क्रीन है, उसका प्रोसेसर है, उसकी मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है। वो कम से कम 110 अलग-अलग सप्लायर उसको जो 40 देशों के हैं, वो सामान चाइना में सप्लाई करते हैं। तो फैक्ट्री चाइना में है, इम्पोर्ट करते हैं सारे कंपोनेंट्स का, वो सारा डिसाइड अमेरिका से होता है। उन्होंने इम्पोर्ट किया चाइना में उसकी असेंबलिंग हुई। उस असेंबलिंग के बाद में पूरी दुनिया में उसका अमेरिकन कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। आपको ताज्जुब होगा जो $700 का आईफ़ोन बिकता है, उसमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग करने के बदले में चाइना को मिलते हैं 7 से $10। आप कैन यू बिलीव इट? चाइना गेट्स ओनली 7 टू $10, लेकिन चाइना इज़ वेरी हैप्पी। उनसे पूछा आप क्यों हैप्पी हैं? वो कहते हैं भाई हमारे 1 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और चाइना की सरकार को 2, 4, $10 बिलियन इसी बिज़नेस में टैक्स मिल जाता। तो भाई अगर जो ये नहीं होते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। अगर जो ये यहाँ पे कर रहे हैं, इनका देखिए अमेरिका की कंपनी का फ़ायदा तो ना चाइना के हाथ में ना भारत के हाथ में, लेकिन अपना फ़ायदा हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका की कंपनी अगर जो चाइना में व्यापार करती है, तो सरकार को $10 बिलियन मिल गए और पब्लिक को 20, 30, 50, $100 बिलियन का रोज़गार मिल गया, उसकी तब आमदनी बढ़ गई और उसकी देश को हमने फ़ायदा उठा लिया। तो इस सोच के साथ में चाइना ने अपनी दुनिया की कंपनियों को चाइना में आने दिया और उनको बहुत बेरोक-टोक, आप इस बात को मेरी माने, उन्होंने बिल्कुल बेरोक-टोक व्यापार करने की परमिशन दी।
अब वो कंपनियों की क्या है, वो चाइना छोड़ना चाहते हैं। जो चाइना का जब उन्होंने असली रूप देखा कि भाई ये तो एक अच्छा देश नहीं है, जिम्मेदार देश नहीं है, ये तो दुनिया के ऊपर दादागिरी करने की कोशिश करता है, गलत नीतियों को दुनिया के ऊपर थोपता है, और वो कंपनियां धीरे धीरे चाइना को छोड़ के दूसरे देशों में जा रही हैं। जब वो दूसरे देशों में जाना शुरू किया तो ये हमें उम्मीद थी कि वो भारत में आएंगी, काफी लोगों को उम्मीद थी, और हम लोग भी देख रहे हैं। अब भारत में मैं नहीं जानता कि भाई सरकार इतना ध्यान नहीं देती है या अफसर ऐसा करते हैं या कहीं और दिक्कत है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी कंपनी आती है उसके सामने शर्तें लगाने लगते हैं। हमारी शर्तें होती कि भाई आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ से सामान मंगाएंगे, यहाँ से नहीं मंगाएंगे। तो जब हम कंपनियों पे शर्त लगाते हैं, शर्त मैं कह रहा हूँ, भारत एक सॉवरेन देश है, एक सॉवरेन देश होने के नाते हमें शर्तें लगाने का पूरा अधिकार है, इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं मैं। लेकिन जब भारत के सामने उस कंपनी के पास में वियतनाम होता है, उसके पास बांग्लादेश होता, श्रीलंका होता, और वो कहते हैं भाई हम इन शर्तों के बिना भी आपका स्वागत करने को तैयार है, तो आप देखें जो चाइना की कंपनी निकल के जा रही हैं दुनिया से, वो ज्यादातर जा रही हैं वियतनाम, और कुछ कंपनियां बांग्लादेश भी आने लगी हैं, और बाकी देशों में भी थाईलैंड जा रही हैं, फिलीपींस भी चली गई हैं, श्रीलंका भी जा रही हैं। तो भारत जो है उसमें एक आप समझ लें कि ये चूंकि ग्लोबल कंपटीशन है, तो ग्लोबल कंपटीशन में जो अमेरिका की या यूरोप की या जापान की कंपनी है, वो देशों को आपस में भिड़ा रही है, उनका अपना फायदा देखते हैं वो, उस उसको मतलब उन्होंने एक दूसरे के मतलब दे आर प्लेइंग वन ऑफ अगेंस्ट अनदर इन द सेंस, उस बेस पे वो लोग अपने मैक्सिमम बेनिफिट अपने लिए ले लेते हैं। अगर जो भारत उनके बेनिफिट देने को तैयार नहीं है तो फिर भारत को वो कंपनी में नहीं ला पाएगा। तो ये है। अब इसमें जो मैं देखता हूँ, जो सरकार के लिए मैं सोचता हूँ, तो भारत सरकार की, ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मेरा काफी लोगों से, सीनियर लोगों से भी जो नीति निर्धारक हैं बातचीत होती है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार को ये बात समझ है और वो चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन हमें साथ में एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो, आप इसको बहुत गंभीरता से लें, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूं कि इंडिया में पंडित नेहरू की नीतियों में जो सबसे मजबूत नीति है जिसको हम आज तक नहीं उभर पाए हैं, वो ये है कि भाई भारत में विदेशी कंपनियों के आने को रोक लगाई जाए, भारत में हम आयात को रोक देंगे तो भारत की तरक्की हो जाएगी। ये दो बातें ऐसी हैं जो इकोनॉमिक्स में नहीं लिखी हुई, आप मेरे को माने, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ये नेहरू युग की देन है, और ये हम इसमें क्यों हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आज सरकार की भी ये कोशिश है कि भाई हम इन ऐसी नीतियों का पीछे ना चलें जो कि देश की तरक्की को रोकती हैं। देश की तरक्की कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब सबको मालूम है कि भाई दुनिया की कंपनियों को भारत में लाओ, भारत की कंपनी को और आगे बढ़ने का मौका दो, और वो जब तरक्की होगी तो लोगों को, जैसे मैंने कहा, रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, और एक तरक्की होना शुरू हो जाएगा। केवल ये है कि उनके ऊपर एक अननेसेसरी शर्तें नहीं लगाना है। उन शर्तों में क्या है, ऐसा टैक्स में भी पता होना चाहिए कि भाई अगले 10 साल में टैक्स, रोज रोज टैक्स को कम करना, ज्यादा करना कोई कंपनी पसंद नहीं करती, उनकी प्लानिंग पे फर्क पड़ता है, और वो कंपनियां फिर उस देश में रहना पसंद नहीं करती। इसी ढंग से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी प्लानिंग होती है अपनी। अब एक वर्ड होता है ग्लोबल वैल्यू चेन, जो प्रधानमंत्री जी बहुत बार यूज कर चुके, और मुझे इसलिए लगता है कि ये बात हमें पब्लिक में ले जानी चाहिए कि भाई इसके पीछे भावार्थ क्या है। जो मैंने आपको आईफोन का एग्जाम्पल दिया, वो यही एग्जाम्पल है जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। ये आप मारुति कार का एग्जाम्पल लें, मारुति कार सुजुकी कंपनी के साथ में भारत का सहयोग हुआ 1978 में, 80 में, और वो धीरे धीरे कंपनी आई। जब कंपनी आई तो उसमें काफी सामान पहले विदेशों से आता था, इंजन था, गियर था, उसके और भी बहुत सामान थे, लेकिन विदेश से मंगाने में किसी भी देश को, क्योंकि उन्हें एक मिनिमम टेक्नोलॉजी का सामान चाहिए होता, तो वो उन्होंने पहले विदेश से खरीदा। जब भारत में कंपनी की उत्पादन 1,00,000-2,00,000 कारों का होने लगा, तो उन्हें लगा कि भाई भारत में ही ये हमारे सप्लायर होने चाहिए। और आज आप देखेंगे कि मारुति कंपनी के 1,000 से ज्यादा सप्लायर हैं जो गुड़गांव, फरीदाबाद में ही मेनली फैले हुए हैं, बाकी भी जगह हैं, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे इस शहर ऑटो कंपोनेंट का एक हब बन गया, गुड़गांव, फरीदाबाद। तो इसका प्रोसेस ये है कि पहले कंपनी आएगी, वो यहाँ प्रोडक्शन असेंबलिंग करेगी, फिर दुनिया से सामान खरीद के उसको असेंबल करेंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे अपना सपोर्ट सिस्टम के थ्रू
लोकल सप्लायर्स को ट्रेंड करते हैं और वो ट्रेनिंग के बाद में वो लोकल सप्लायर को सप्लाई करने लगते हैं। और वो भी बहुत, आज देखें जय भारत मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर टू मारुति कंपनी है और उसका अपना टर्नओवर जो है 10,000 करोड़ का हो चुका है और वो एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में आती है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में। तो वो एक अपने आप में नया सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो ये जो चीज है, ये चाहे हवाई जहाज बनाने की कंपनी हो, चाहे कार बनाने की हो, चाहे टीवी बनाने की हो, मोबाइल बनाने की हो, सभी में इसी ढंग से चलता है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन का मीनिंग ये था कि अगर जो भारत में मोबाइल बन रहा है तो बेसिकली मोबाइल बन नहीं रहा है, हमें अननेसेसरी चीजों में नहीं जाना, मोबाइल की असेंबलिंग भारत में होगी बस। और बहुत ही कम पैसे भारत को बचेंगे, लेकिन असेंबलिंग एक बार जब शुरू हो जाएगी और वो हम उसको लगातार जब आगे बढ़ता रहेगा तो 5 साल बाद आप देखेंगे कि प्रोडक्शन भी 10 गुना हो गया और भारत में उसको जो सप्लाई करने वाले जो थे, जैसे कोई उसका केस बनाता, कोई कवर बनाता, कोई उसके छोटे छोटे सामान बनाता, वो बनाने वाले भी पूरा एक जो तंत्र है वो डेवलप होने लगता है। उसमें टाइम लगता है और उस टाइम के लिए हमें पेशेंस रखना होता है। अब इसमें एक लास्ट जो मैं समझता हूँ जो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल बात है और जिसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, उसकी भारत में काफी कीमत चुकानी पड़ी है, वो ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जहां है। अगर जो हमने चाहे टीवी बनाया, चाहे हमने खाद बनाया, चाहे ट्रैक्टर बनाया, चाहे हमने गेहूं का प्रोडक्शन किया, हमें अगर जो हमारा सामान से सस्ता सामान दुनिया में कहीं और उपलब्ध है तो फिर वो भारत के लिए चिंता की बात है। क्योंकि इकोनॉमिक्स तो ये मानता है कि भाई हमारी जहां से सामान सस्ता मिलेगा वहां से ले लेंगे। तो ये एक चिंता है और चिंता बड़ी जायज है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जो सरकार जैसे सोचती है आत्मनिर्भर भारत के बारे में, मैंने 1-2 वर्कशॉप भी अटेंड की हैं बीएचयू के, टॉपिक में मैं भी इनवाइटेड था, वन ऑफ द आई मीन रिसोर्स पर्सन, और इस टॉपिक पर हमने काफी काम किया है। तो भारत सरकार का भी ये मानना है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि भारत हर सामान को बनाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत जो भी सामान बनाएगा वो दुनिया में कॉम्पिटिटिव सामान बनाएगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि वो फिर वो सरकार की रहमो करम पे ना चले, बिजनेस बिजनेस अपने दम पे चले। वो भारत में चाइना को आज तो हमने रोक दिया, देखिए इसमें कोई गलत नहीं है कि आज चाइना के सामान को भारत पे आने पे, आयात पे रोक लगा दी, लेकिन उस रोक से कोई भारत का फायदा कैसे होगा? नहीं होगा भाई। भारत में अगर जो अपना प्रोडक्शन नहीं होगा, इंडिया की बिजनेसेस, इंडिया की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पे प्रोडक्शन नहीं करेंगी, तो ये सामान कल को बांग्लादेश से आ जाएगा या वियतनाम से आ जाएगा या यूरोप से आ जाएगा, अमेरिका से आ जाएगा और कहीं और कंट्री से आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना से तो हमें रोकना है सामान और साथ में भारत में उसका उत्पादन हमें करना है। अब ये कई बार हम ध्यान नहीं देते। अब जब भारत में उत्पादन करना है तो अब हमने कर दिया, 5 साल तक 10 साल तक उसको मौका दे दिया बिजनेसमैन को। लेकिन अगर जो उसका उत्पादन की क्वालिटी अच्छी नहीं, उसके उत्पादन का कीमत ज्यादा है, तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि भारत का बिजनेस जैसे ही आप कंपटीशन में खोलोगे वो भारत का बिजनेस फिर बंद होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बिजनेस खुले, सरकार का भी ये मानना है, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि भाई हमारा बिजनेस दुनिया में कॉम्पिटिटिव हो, हमारी क्वालिटी दुनिया में किसी से कम ना हो और फिर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में कामयाब हो। ये काम जो है ये सरकार का तो एक था हमें ब्रॉड पॉलिसी बना के देना। बाकी हमारा और आपका जो काम है, मानता हूँ बिजनेसमैन का काम है कि अब इसको चुनौती को स्वीकार करके भारत को, अब भारत के बिजनेसमैन को, मैं मानता हूँ जो हमें चाइना का मुकाबले की बात हम कर रहे थे, तो हमें दुनिया के बाजार को सामने रख के अपने प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपना प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई दुनिया में कॉस्ट अगर जो कहीं कम है तो हम अपनी कॉस्ट कम कैसे करें। अब एक बात आप, मैं सोचता हूँ जितने विद्वान लोग इस गोष्ठी में शामिल हैं सभी का विचार आए दिमाग में, भाई ऐसी कौन सी गुरु मंत्र है, कौन सा मंत्र है चाइना के पास में कि उसका सामान सस्ता और भारत का सामान महंगा? तो ऐसा कोई भी, अगर जो हम ध्यान से देखें, जो मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं देखते हैं, तो अगर जो हम कुछ चीजों का ध्यान कर लें, कुछ चीजों को फॉलो करें, तो हम चाइना से सस्ता सामान भारत बना सकता है। चाइना ने ये सामान बनाना शुरू किया था 1990 से लेकर 2000 में, तब चाइना में लेबर की कॉस्ट बहुत कम थी। आज वो लेबर की कॉस्ट भारत में चाइना से कम है। तो अगर जो भारत उन चीजों का सामान का प्रोडक्शन शुरू करे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए इकोनॉमी जो स्केल। अब सपोज कीजिए टीवी बनाना है, तो टीवी भारत में कम सस्ता पड़ेगा कि जबकि 10 लाख 20 लाख 40 लाख टीवी एक फैक्ट्री में बन रहे हैं, या कारें बन रही हैं
तो कारें पता लगा कि 20 लाख 30 लाख कार बन रही हैं। अगर जो 20-30 लाख गाड़ियां बनेंगी तो इतने बड़े पैमाने पे उत्पादन होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा घटता है। ये हमारा कॉमन सेंस से भी समझते हैं और किताबों में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल भी ये बातें आती हैं। तो अब समस्या ये है कि भारत, अगर जो हम बनाए टेलीफोन 40 लाख, या मान लीजिए हमने 5 करोड़ फोन बना लिए कंपनी ने, तो 5 करोड़ फोन बिकेंगे कैसे? तो अगर जो आप भारत पे बेच रहे हैं तो वो कभी भी आप कामयाब नहीं। तो अगर जो आपको चाइना के मुकाबले की बात करनी है, चाइना तो अपने आप हार के भाग जाएगा जिस दिन भारत का सामान, भारत में किसी ने फैक्ट्री बनाई, 5 करोड़ मोबाइल फोन बनाए और 2 करोड़ मोबाइल फोन उनमें से विदेश आया, एक्सपोर्ट कर दिया उसने। तो जब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 5 करोड़ की कोई बड़ी संख्या नहीं है। कारों की हम बात करेंगे कि अगर जो कोई कार कंपनी भारत में बनाना शुरू करती है और वो कारें 50 लाख गाड़ियां बना दे, 80 लाख गाड़ियां बना दे, 1 करोड़ गाड़ियां बना दे, तो वो फिर दुनिया को यहीं से सप्लाई कर देगी और उसका फायदा भारत को मिल जाएगा। और भारत बहुत तेजी से, वही 10% 12% ग्रोथ बढ़ने लगती है, तो हमें लगता कि वो 10-12% तो ग्रोथ कुछ भी नहीं थी। अभी तो हमें लग रहा बहुत बड़ी बात है जब हम थोड़ी ग्रोथ हमारी कम हो रही है। तो जब ग्रोथ तेजी से बढ़ती है तो मैंने जैसे पहले कहा था कि सरकार के पास में बहुत पैसा आ जाता, सारी व्यवस्था सब जगह पे पैसा आने लगता, तो आपकी यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और बाकी चीजें अच्छी होने लगती। तो ये सारी चीजें जो हैं, चाहे डिफेंस है, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे खेल है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे हेल्थ है, ये कोई भी चीजें अलग अलग नहीं है। और चूंकि ये अलग अलग नहीं है, इसलिए इनका हमें कहना चाहिए कि एक कॉम्प्रहेंसिव वे में, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में इसको हमें तैयारी करनी है। और उस तैयारी में हमें किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप एक बात मैं मानता हूं कि जो सीमा पे बहुत से लोग ये सोच रहे हैं भाई लड़ाई नहीं छिड़ी शायद, और मैंने भी कहा था अपने शुरुआत में कि चाइना से युद्ध शायद ना हो, तो मैं आपको अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेता हूं, खुद ही बोल देता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत और चाइना में युद्ध चल रहा है और ये अगले 20-25 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक चलना है। फर्क ये है कि युद्ध जो है वो कभी जरूरी, एक जो वायलेंस है, जो सीमा पे आदमी लड़ते हैं, सेनाएं लड़ती हैं, वो युद्ध का केवल वन ऑफ द फॉर्म है, एक तरीका है। आप चाहे चाणक्य को पढ़ें, चाहे महाभारत पढ़ें, चाहे आप सुनजू को, या आप देखें जो चाइना का स्ट्रेटेजिस्ट है। तो वॉर जो है, वॉर बेसिकली क्या है? इन्फ्लिक्टिंग कॉस्ट ऑन आवर एडवर्सरी। हमारा जो अपोनेंट है उसका नुकसान कैसे करें जिससे कि मेरी ताकत दुनिया में ज्यादा नजर आए। तो ताकत को हर जगह पे तोला जाएगा, नापा जाएगा और सबको मुकाबला करना है। तो उस मुकाबले के लिए चूंकि भारत का मुकाबला चाइना से होना है, अब आप देखें ये सब क्या चल रहा है। अफगानिस्तान में भारत के बहुत इंटरेस्ट है भाई, वो पाकिस्तान को थोड़ा कंट्रोल में रखता है उधर रहते। तो अब चाइना के पास चूंकि पैसे हैं तो वो तालिबान को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। अब तालिबान को वो पैसे देता तो भारत को भी लाना पड़ेगा। वो बर्मा में अपनी स्कीम ला रहा है तो भारत को पैसे के साथ में बर्मा को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। वो नेपाल को पैसे देता तो भारत को भी पैसे दिखा के उसको अपने कहना पड़ेगा भाई आप इसके साथ ना जाए। तो ताकत और पैसा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब हमें जो आर्थिक वॉर की बात की थी हमने कि आर्थिक वॉरफेयर ऑफ इंडिया एंड चाइना, वो आर्थिक तो है लेकिन वो सभी फील्ड्स में भी है और उसका जो सोर्स है वो केवल आर्थिक से ही निकलता। काफी लोग, मैं समझता हूँ इस बात को, मेरे से बात होती रहती तो वो इस बात को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, भाई आप इकोनॉमिक्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप इकोनॉमिक्स के टीचर इसलिए आप ऐसा कह दोगे। मेरा ऐसा भावार्थ बिल्कुल नहीं है। बट ये हमारे, मतलब मैं तो बहुत जगह पढ़ा, मैंने महाभारत में पढ़ा, वो कहते, या चाणक्य तो बहुत ज्यादा लिखता है इस बात को, बोला भाई जिस राजा के पास में पैसे नहीं है, जिस देश के पास में वेल्थ नहीं है, बाकी जो वैभव है उसका वो भी कम होने लगेगा। और इसलिए हमें अपने वैभव और अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत, मतलब सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो इसी बात पे देना कि हमारी वेल्थ, हमारा वैभव हमारा बढ़ता रहे। क्योंकि जब वेल्थ और वैभव होता तो उसी से हमारे को बाकी सारी ताकत मिलती। तो इसका मैंने आपको बताया, इसके लिए हमें आर्थिक रूप से थोड़ा सा अपने जो उद्योग हैं, अपने जो इकोनॉमी है, उसको छूट देनी पड़ेगी। यहाँ पे बस लास्ट बात मैं कहकर खत्म करूंगा। भारत में एक और मुद्दा रह जाता है जिसकी वजह से देश में समस्या आती है, वो ये है कि स्मॉल स्केल उद्योग। तो मैं बस छोटी सी बात थोड़ा अलग ढंग से कह रहा हूँ लेकिन आप इसे समझ लें। ये इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1917-18 में जो पब्लिश किया है, भारत सरकार का दस्तावेज है, उसमें इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, आप लोग देखें। तो छोटी सी शॉर्ट में कहूँ तो ये है
कि भाई भारत में जो 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ अगर परिभाषा के हिसाब से उसको हम बोल देते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से 70-80% इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनकी एज 10 साल से ज्यादा है और वो फिर भी छोटी हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का ये कहता है कि चूंकि स्मॉल उद्योग हैं ये और 10 साल से ज्यादा की उम्र है, लेकिन फिर भी ये बड़े नहीं बन पाए हैं। चूंकि ये बड़े नहीं बन पाए हैं, तो इसमें रोजगार की भी आप जो रिसर्च, जो एनालिसिस से पता लगता है, तो उसमें ना तो कोई नया रोजगार मिल रहा है, ना वो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ना उनकी सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ना वो तनख्वाह बहुत ज्यादा देते हैं अपने एम्प्लॉय को। तो देश में देखिए, अब हम कहते हैं छोटा उद्योग रहेगा, और छोटा उद्योग कभी भी तनख्वाह ज्यादा नहीं देता अपने वर्कर को। जब वो तनख्वाह ज्यादा नहीं देगा, तो फिर देश में तरक्की कैसे होगी? अब वो कहता है, छोटा उद्योग कहता है, जब मैं तनख्वाह ज्यादा दूंगा तो मेरा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसके लिए उसे टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा। तो ये जो भारत में रुका हुआ है सिस्टम, कि हम जब स्मॉल स्केल की बात को करते हैं और हम स्मॉल स्केल की बात करके कहते हैं नहीं, भारत में तो स्मॉल स्केल ही रहना चाहिए। ये एक, आपको सारी बातें मेरी जो है वो थोड़ा ये लगेगा कि भाई मैं ठीक ऐसी उल्टी बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखें, सरकार राजनीतिक रूप से ये बातें बहुत स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाती है, लेकिन वो लगातार कोशिश है कि भाई हम छोटे उद्योग जो हैं वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करें। अगर जो कॉम्पिटिटिव नहीं है तो बिजनेस के बाहर उनको जाना पड़ेगा। चाहे जैसी अभी नया बात चल रही है आजकल, मैं इस पर कह के कमेंट खत्म करूंगा, जो आड़तियों वाला है। देखिए, जब इंटरनेट का जमाना आ गया, जब हम तो अब किसानों का फायदा किसमें है? किसान का फायदा इसमें है कि वो जहां उसको ज्यादा उपज के पैसे मिले वहां बेचे। अगर जो, हाँ, एमएसपी होना चाहिए, एमएसपी भारत सरकार ने कह दिया रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो एमएसपी से भी कम कीमत हो मार्केट में, फिर सरकार को बेच दो। अगर जो एमएसपी से ज्यादा कीमत आपको मिल रही है, मध्य प्रदेश में सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एमएसपी से दुगनी कीमत पे सामान खरीद रही हैं, 1.5 गुनी कीमत पे खरीद रही हैं, तो वो हम उसको करने दें। तो अब इसमें समस्या क्या है? इसमें आड़तियों का बहुत नुकसान होगा। तो यहाँ मुद्दा ये है, जो बिचौलिए हैं और वो कोई आर्थिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं, या जो काम करते थे उसकी अब जरूरत नहीं रह गई है, तो उन्हें अपने नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। ये राष्ट्र के निर्माण में कुछ लोगों को कीमत देनी पड़ती है, हर आदमी को कीमत देनी पड़ती है। तो हम चाइना के मुकाबले की, मैं जिस ढंग से देखता हूँ इसको, हम चाइना के मुकाबले की जब बात करें, तो जो भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव नहीं है, उसका बिजनेस कॉम्पिटिटिव नहीं है, चाहे वो अमेरिका के बिजनेस से मुकाबला हो, चाइना से मुकाबला हो, भारत के बड़े से मुकाबला हो, हम कोई बहाना नहीं चलेगा देश में, क्योंकि देश को अगर जो एक विश्व स्तर की ताकत बनना है, उस बहाने के बजाय हमें उनके सबके इस योग्य बनना पड़ेगा कि हमारे सामान बेहतर हो, हमारा सामान बेस्ट हो। इसीलिए आप देखें, ये जो स्टार्टअप का कंसेप्ट है, आप लोग देखते होंगे यूनिवर्सिटीज में भी चला हुआ है। स्टार्टअप का बेसिकली मीनिंग ये है कि स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कंपनी 4-5 साल में बड़ी बन जाएगी, वो छोटी नहीं रहेगी। तो ये जो है भारत का जो नुकसान हुआ है, आप इसको बहुत गंभीरता से लें, मेरी बात को भावनात्मक रूप से ना लें, कि जो स्मॉल स्केल छोटे रह गए हैं, ये भारत की तरक्की की बाधा है, मैं मानता हूँ। और ये छोटे क्यों रह गए हैं? एक माइंड सेट है कि भाई छोटा अच्छा होता है, ये माइंड सेट अच्छा नहीं है। देश की तरक्की तब होगी, चाइना का मुकाबला तब होगा। और आप चाइना की बात करते हैं, मैं तो मानता हूँ भारत और बड़ी ताकत बनेगा तो अमेरिका भी मुकाबले पे आएगा भारत में, उसकी भी तैयारी हमें रखनी है। तो उन सबका ध्यान रखते हुए हमें इन सब बातों का ध्यान रख के अपनी इकोनॉमी को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और ये तो भारत जहां आज पहुंच गया है, एक शक्ति बन गया है, ताकत बन गया है जिस विश्व स्तर पे, इस टाइप की समस्याओं का भारत को आने वाले समय में सामना करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ भारत तैयार भी है, लेकिन हमें अपनी ताकत को और तेजी से बढ़ाते रहना है। यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में भारत और के आर्थिक युद्ध के बारे में हम सबको अवगत कराया। बहुत सी बातें मुझे लगता है हम सबको नहीं पता थी, तो आपके उद्बोधन से हमें प्राप्त हुई। तो गोष्ठी में आगे बढ़ते हुए अब समय प्रश्नकाल या किसी तरह की किसी की जिज्ञासा है तो मंच अब खुला है। आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या अपना माइक अनम्यूट करके आप प्रश्न सीधा भी पूछ सकते हैं। प्रश्न जरूरी नहीं है, हम में से कोई अगर अपना कोई विचार इस विषय पर रखना चाहे तो आपका भी स्वागत है। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, हम में से कोई भी अपने किसी भी साथी की बात को काटेंगे नहीं, मतलब कोई डिबेट नहीं करेंगे।
एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है सर, ये हिमांशु साहब। एक नरेश कुमार बंसल जी ने कोई प्रश्न चैट बॉक्स में लिखा है, पर शायद हिंदी में टाइप किया है तो ये यहाँ स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? बोलिए सर, बोलिए, आ रही है। आ रही है। अब मैं कह रहा था कि जो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है या किसी भी देश की, वो उस देश की ईमानदारी और भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है उस पर बहुत निर्भर करती है। चाहे कंपनियां विदेशों से आए या हम सरकार को टैक्स दें, तो जो हम हमारी जनता के हर आदमी ये सोचता है कि टैक्स को कैसे बचाया जाए, मतलब हर आदमी कोशिश करता है, चाहे कोई भी हो। तो इस स्थिति में जहां हमारा देश, अब हम सबको पता है कि कहाँ खड़ा है ईमानदारी और भ्रष्टाचार पे, इन दोनों चीजों के रहते हुए क्या हम आर्थिक विकास कर सकते हैं? ये मेरी एक दिमाग के अंदर है जो कि बड़ा मेरे को विचलित करता है। तो इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालें। जो आपका नरेश जी ने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको और ढंग से, जैसे एक तरीका होता बात कहने का। देखिए, भारत में ये जो मुझे लगता है, जब ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ना समहाउ ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते जो वास्तविकता है। अब काफी लोगों से मैंने सुना है इस बात को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो कहते हैं जीडीपी वो सही ढंग से एक देश की आर्थिक ताकत को नहीं दिखाता है, और जीडीपी के बजाय हम देखें कि वो बताते हैं, जो उनकी बातें सही भी हैं, कि महिलाओं का योगदान नहीं होता इसमें, जो असंगठित क्षेत्र है उसका योगदान नहीं देखा जाता है। देखिए, तो ठीक है बात, लेकिन अगर आप देखें भारत में 35 लाख कार हर साल बिकती हैं, चाइना में 2 करोड़ कार बिकती है, अमेरिका में 2 करोड़ कार बिक जाती है। इसका मतलब हम ये माने कि मोटे तौर पे उनकी अर्थव्यवस्था हमसे ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इसी ढंग से हम टैक्स की बात करते हैं, तो भारत में तो रहता है कि नहीं भाई, पैसे वाले तो बहुत लोग हैं लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे। तो आप प्लीज इसको देखें, जो रिसर्च हैं जो बार बार दिखाती हैं इस बात को, कि तो आप भारत में देखें जो मकान बिकते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स 1 करोड़ के, 1 करोड़ के या 80 लाख के गुड़गांव बंबई में या इसके ऊपर की तो देख लें, मतलब मिनिमम कीमत हम 1 करोड़ मान लेते हैं। 1 करोड़ से ऊपर के मकान भारत में हर साल मुश्किल से 2-4 लाख बिकते हैं, और इतने लोग टैक्स भी दे रहे हैं। भारत में जब हम कहते हैं 35 लाख कार बिकी हैं, उनमें से करीब करीब 25-30 लाख गाड़ियां जो है वो होंडा सिटी को भी छोटी गाड़ी माना जाता है। मैं आपको बता दूं, इससे ऊपर वाली गाड़ियों को बड़ा मानते हैं, तो 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ियों को लग्जरी गाड़ी माना जाता है दुनिया में। 50 लाख से ऊपर की गाड़ी भारत में 1 लाख भी नहीं बिकती। तो चूंकि भारत में 1 लाख गाड़ी बिकती है और अमेरिका में 50 लाख से ऊपर वाली गाड़ी 2 करोड़ बिकती है, तो इससे हम एक पैमाना मान लें कि भाई वहां की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। तो मैंने बात इस सेंस में कही कि भाई हमें लगता है कि हम टैक्स देने में ईमानदारी नहीं कर रहे, पर यह भी एक सच्चाई है, ईमानदारी में कई जगह दिक्कत भी है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारत में टैक्स देने की कैपेसिटी कितनी है, उतना ही लोग टैक्स दे पा रहे हैं। जो रिसर्च है वो तो यही बताती है कि वो कहती है भाई, जो देखिए इसमें एक चीज को हम भूल जाते हैं, पर कैपिटा इनकम के अनुसार भारत की जो एक जिससे नाते देखते हैं, तो $2000 पर कैपिटा इनकम भारत की है, अमेरिका की है $65,000। तो जहां 2000 पर कैपिटा इनकम है, $2000, जो इसको हम बोलते हैं कि भाई ये गरीब देश है, तो गरीब देश में टोटल जीडीपी का 15-14-15% सरकारों को टैक्स मिलता है। भारत में भी करीब करीब इतना ही टैक्स पब्लिक दे रही है। तो इससे ये लगता है, हम इसको बोलते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी,
भाई एक तो कैपेसिटी कितनी थी देश की और वो टैक्स कितना दे रहा है। तो टैक्सेबल कैपेसिटी और टैक्स देने में कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है भारत में। तो इसलिए ये जो आप बात कह रहे हैं ये है तो, लेकिन बहुत गंभीर मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि भाई अब चाइना भी आप देखें, $1000 था वो 10,000 हो गया। चाइना भी आज 10,000 पे ही है, अमेरिका तो 65,000 है, लेकिन चाइना की पर कैपिटा इनकम आज भी 10,000 है। तो जिस दिन हम 10,000 हो जाएंगे उस दिन सरकार को टोटल आमदनी का 25% टैक्स मिलने लगेगा, जो अमेरिका को 40% मिल जाता। क्योंकि वो लोग भारत में भी देखें जिसकी आमदनी 1 करोड़ है उससे 40% तो सरकार ले ही लेती है। तो वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए साल की, 2 लाख रुपए मुझे मिले तो उसमें से सरकार कितना लेगी? 5% ले पाएगी ना। ये डॉक्टर जसवीर भारत जी पूछ रहे हैं कि भारत देश को चाइना से आगे निकलने में कितने साल लग सकते हैं यदि प्लानिंग और वर्क सही से लागू हो तो? ये बहुत अच्छा विषय है, ये मेरा फेवरेट है और मैंने कैलकुलेशन भी की है इसकी। देखिए भारत में अभी जैसे हमारे वीसी साहब ने कहा था, वो बिल्कुल ठीक कहा था, मैं उनसे फुल्ली एग्री करता हूँ कि युवा वर्ग भारत में बहुत बड़ा है। चाहे देखिए हम कई चीजों को देखें, इकोनॉमिक्स में हम ये बोलते हैं कि जब ये 16 साल से लेके 15 साल से लेके 60 साल की उम्र के बीच में पॉपुलेशन होती है तो वो ऐसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो भारत में प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का शेयर सबसे ज्यादा है और इसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ये जो है भारत का, आप ये भी देख लें, अब 2020 से लेके 2035 तक चलेगा। 2035 के बाद में भारत में युवा वर्ग का संख्या घटने लगेगी और जो बच्चों की संख्या घटने लगेगी और बड़ों की बढ़ने लगेगी। इसके मोटे तौर पे कहते हैं कि अगले 20 साल तक भारत को, आप देखें जो इकोनॉमिक्स को लिखने वाले लोग हैं, कि 2020 से लेकर 2040 तक अगर जो भारत 8% से कम की दर से ग्रो कर रहा है तो भारत अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। आप प्लीज इसको बहुत समझ लें, क्योंकि जितने भी आर्थिक फैक्टर हैं, पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन का शिक्षित हो जाना, वो सब भारत में है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है भारत में। आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को बहुत, आप इसको इंपॉर्टेंस को समझें, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि भारत में जो पॉलिसी है ना, और पॉलिसी में आप मानो सरकार की कोई गलती नहीं, गलती जो है वो हमारी अपने आपकी, मेरी मैं मान रहा हूँ, वो हर गलत मुद्दे पे सरकार को रोकते हैं। अब देखो आप कभी किसानों के भले के लिए कोई काम हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। अगर जो हम कहें कि देखो देखिए, अगर जो सरकार जिस दिन कहती है भाई नहीं हम विदेश के सामान पे आयात पे रोक नहीं लगाते, आने देंगे, तो देश में एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा, नहीं मोदी ने तो देश बेच दिया। जबकि सच्चाई ये है कि वो देश की तरक्की बढ़ जाएगी। तो ये जो मुद्दे हैं, जो हमारी समझ का फेर है, जो आर्थिक समझ को थोड़ा सा डिफरेंट है और हम उसको गलत ढंग से समझ रहे हैं, ये ज्यादा नुकसान कर रहा है, मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ अपने लेक्चर में कि अगर हम ये समझ लें कि भाई देखिए सरकार कह रही है और हम उसको नहीं मानना चाहते, वहां पे एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है, जो इकोनॉमिक्स के लोग बैठे हैं वो विदेश से आते हैं वो भी कह रहे हैं, भारत के लोग, चाहे अरविंद पानीगढ़िया थे, अरविंद सुब्रमण्यम थे जो सरकार के अंदर थे, वो भी यही कहते हैं कि भाई देश की तरक्की कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन माइंड सेट जो है कि तरक्की की बात आती है कहेंगे ना ये काम नहीं करने देंगे। जब एक भारत के वो थे आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु, उन्होंने एक बात कही थी, आप लोग उसे समझ लें तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, उनकी किताब में वो कहते भाई आर्थिक देश की तरक्की जो है 10%, वो एक ऐसा विषय है जैसे कि हवाई जहाज को उड़ाना। एक बोइंग जहाज है, बोइंग जहाज में 500 आदमी बैठे हैं और उसे जहाज को हवा में उड़ाने का काम है, ऐसा है देश की 10% है। फिर अभी जहाज जब उड़ाते हैं, कोई पायलट के पास जाके कहे कि मुझे तो ये वो शर्तें लगाई कि दरवाजा खुला हुआ है, सीढ़ी लगा दो, मैं नीचे भी उतरना चाहता हूँ रास्ते में, या कोई कहते उसे आने की परमिशन दे दो, तो जहाज तो नहीं उड़ सकता। इसी ढंग से आर्थिक नीति में समस्या ये है कि हर व्यक्ति अपने विचार रखता है और वो ये चाहता है कि सरकार उसके विचारों के हिसाब से तरक्की करे। दोनों काम मैं आपको गंभीरता से कहता हूँ संभव नहीं है। या तो आप सरकार पे भरोसा करें और कहें कि भाई कुछ करो, आप हमें 10% ग्रोथ दे दो, सरकार कर देगी। लेकिन जब हम कहते हैं ये क्यों किया आपने, यहाँ से सामान क्यों आने दिया, ये क्यों नहीं आने दिया, अमेजन को क्यों परमिशन दे दी, आपने ऐसा क्यों कर दिया, जब ये बातें होती हैं, अब डेमोक्रेसी में आप इस बात को मान लें, चाहे प्रधानमंत्री जो भी हैं, उन्हें अपनी पब्लिक का, खासतौर पर अपने सपोर्टर की भावनाओं का ख्याल तो रखना ही होता है। अब सारे सपोर्टर जाके साहब आपने ये तो गलत कर दिया, तो फिर वो डेमोक्रेसी में या कोई भी समझदार आदमी
उसको फिर उतनी तेजी से नहीं कर पाता। तो भारत में ये समस्या ज़्यादा है, थिंकिंग की समस्या ज़्यादा है, और इसी वजह से जो पॉलिसी है वो सरकार बहुत मजबूती से लागू नहीं कर पाती कई बार। थैंक यू सर। अगला प्रश्न सिद्धार्थ आलूकर जी महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, why we do not build road and train route up to Singapore on the path of our Look East policy? China is aggressively building BRI and CPEC to make business easy. Why we are not building new trade routes? Example, India to Singapore, India to Iran to Afghanistan. सर आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट करके बोलिए। ये मैं देखिए नंबर मैं ये कह रहा था, जो प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, लेकिन द पॉइंट इज कि इंडिया देयर इज ऑलरेडी ए प्लान टू कनेक्ट इंडिया राइट फ्रॉम अमृतसर, जो चल रहा है ना, ये एक जो अमृतसर दिल्ली कैलकाटा कॉरिडोर है, एंड देयर इज ए प्लान टू टेक इट फॉरवर्ड विया ढाका टू Manipur and Burma and up to Singapore. Yes, that is a plan, and it is happening. Only and only problem is जो इंडिया को कंटिन्यूसली वी हैव बीन फेसिंग, और मैंने कई बार बोल दिया तो शायद कुछ लोग कहेंगे रिपीट कर रहे हैं हम बात को। द पॉइंट इज until India start manufacturing, producing lot of more goods, जैसे मैंने कहा था, इफ इंडिया स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कार, इंडिया स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, then only this road will help us to export them. So road is there, road is building, I mean road is being constructed, and plan is there, look east policy में. Only thing is कि India need to develop its infrastructure, its manufacturing sector. इंडिया का अनफॉर्चुनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया इज नॉट प्रोग्रेसिंग द वे इट वाज एक्सपेक्टेड. Unfortunately, over the last 10 years particularly, there has been a lot of things, but our manufacturing sector has not been performing the way it was expected. तो ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है इंडिया का. अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे ठीक करना है, वो सारी बातें मैंने बताया. उसको दिक्कत यही है, कभी इंपोर्ट रोक दिया, कभी टैक्स. अभी आपने देखा होगा टोयोटा कंपनी ने कहा है कि भाई हमारे यहाँ टैक्स ज्यादा है, तो अब सरकार ने इसका जवाब दिया कि नहीं टैक्स ज्यादा है, तो आप हम क्या कर सकते हैं. ये जवाब कभी भी ठीक नहीं है, मैं आपसे बताता हूँ. इसका जवाब ये होना था कि भाई गवर्नमेंट शुड हैव अंडरटेकन एन स्टडी, पूरी स्टडी करके कि भाई हमें अगर जो हम टोयोटा का टैक्स कम कर देंगे, नॉट टोयोटा का, सारी कंपनियों का टैक्स कम कर देंगे, और दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन मिलियंस एंड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, मे बी इंडियन गवर्नमेंट वुड हैव गॉट मच मोर रिसोर्सेज. तो यहाँ पे ना तो टोयोटा की बात को मानना है, ना बात को रिजेक्ट करना है, लेकिन कितना टैक्स रखना था, कितनी मदद करनी थी, इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस, नॉट कि भाई किसी अफसर ने फैसला कर दिया और किसी ने कहा था कि ओ ये तो सरकार को ऐसे बोल रहा था तो ये गलत है. ये मार्केट इकोनॉमी में, डेमोक्रेसी में है ना, फ्यूडलिज्म बोलते हैं. फ्यूडलिज्म में ये कि मैं बड़ा हूं, मेरे से कैसे बोले आप. ये टोयोटा कल को यहाँ अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगी, तो जब नहीं बढ़ाएगी तो सिंगापुर के लिए हमारा ट्रक क्या सामान लेके जाएगा. ये सारी चीजें इस टाइप से